बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कोणीय विस्थापन के बारे में जाना, कोणीय स्थिति के बारे में जाना। अब यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, यानी कि सर्कुलर पाथ पे चल रही है, कुछ इस तरीके से गति कर रही है, बार बार उसी पथ पर चल रही है, एक जैसा चल रही है, एक समान मैं कहूं चाल से चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बातचीत है उसको देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि कोणीय वेग क्या है। कोणीय वेग क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग जो अपना आज डिस्कशन का है वो है कोणीय वेग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो समय मान लीजिए आपकी ये एक वृत्ताकार पथ है। इस थोड़ा सा अच्छा और बना देता हूं मैं, मजा आना चाहिए ना, मजे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं भाई। मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तुम्हें मजा आता है पढ़ने में। ये मान लो एक सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई वस्तु, ये मैंने कह दी बच्चों इसकी निर्देश रेखा यानी कि रेफरेंस लाइन है। कोई वस्तु यहां पर से चली रही है, इस पे इस प्रकार से गति कर रही है सर्कुलर पथ पे, यानी कि आपकी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। मान लीजिए किसी समय डेल्टा टी के अंदर ये वस्तु यहां पहुंच जाती है, तो इसने जो कोण बनाया, ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है, ये जो कोण है डेल्टा थीटा, इसको इसकी कोणीय स्थिति में जो परिवर्तन करने में लगा समय है वो डेल्टा थीटा है। तो समय के साथ कोणीय स्थिति की परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु की कोणीय स्थिति की परिवर्तन की दर को हम कहते हैं कोणीय वेग। और अच्छे से समझ लेते हैं और क्या परिभाषित किया जा सकता है ये भी जान लेते हैं। समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को हम कहते हैं कोणीय वेग। तो इस बात को लिख लेते हैं, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, सिंपल है ना। समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग जान लिया हमने। अब कोणीय वेग क्या है थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, उसके बाद जाएंगे तात्क्षणिक वगैरह की, सबकी बात करेंगे, एवरेज की, तात्क्षणिक की। तो सबसे पहले कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाया गया। अब ओमेगा से इसे दिखाया गया तो आपका ओमेगा बराबर आया डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा टी। अब ओमेगा जो है आपका यह एक सदिश भी है अदिश भी है, निर्भर इस बात पे करता है डेल्टा थीटा आपका अदिश है या सदिश है। अब डेल्टा थीटा कब आपका सदिश है कब अदिश है इसकी चर्चा मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करी है। तो अगर वहां पे अगर अभी कोई डाउट हो तो वहां पे देख लेना। अगर डेल्टा थीटा 3D में यानी कि त्रिविमीय गति में बहुत छोटा है तो हम कहेंगे ये सदिश है। अब बहुत बड़ा है तो हम इसे सदिश नहीं मानेंगे, हम अदिश मानेंगे। अब दूसरी बात यह है कि यदि वस्तु एक आपके समतल में ही सर्कुलर पथ पे गति कर रही है, यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, एक समतल के अंदर यानी कि एक प्लेन के अंदर ही मोशन है, तो उस समय हम डेल्टा थीटा आपका वेक्टर ले लेते हैं, तो उस समय ओमेगा आपका वेक्टर की तरह ही काम करेगा। अब डेल्टा थीटा जो आपका एक अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर है, तो ओमेगा भी आपका एक एक्सियल वेक्टर ही होगा। अब ये सारी बात हो गई। इसके बाद जो अगली बात है बच्चों वो क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। ये आपका इसकी जो यूनिट है वो क्या होगा। तो देखिए ये रेडियन में लिया जाता है, इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद रेडियन पर सेकेंड अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं आपसे तो देखिए एंगल की तो डायमेंशन कुछ होती ही नहीं है, तो ये आपकी आ गई t-1। इसकी डायमेंशन आ गई ओमेगा की, ओमेगा की डायमेंशन है t-1। दैट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा की डायमेंशन आ गई। औसत की बात हो गई। तात्क्षणिक पे जाएंगे। अब मान लीजिए कोई वस्तु n
सबसे पहले से पहले मैं आपके साथ आवृत्ति डिस्कस करता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्या है आवृत्ति क्या है। मान लो कोई वस्तु 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो उसकी आवृत्ति n हो गई। तो प्रति सेकंड चक्कर जितने लिए उनकी संख्या को आवृत्ति कह दिया गया। प्रति सेकंड चक्कर जितने लिए उसकी संख्या को आवृत्ति कह दिया गया। आवृत्ति समझ में आ गई। इसके बाद मैं बात करता हूं आवर्तकाल की। तो एक मान लीजिए हर 5 सेकंड बाद वस्तु यहां पर आ जाती है। पूरा चक्कर लगाया, 5 सेकंड लगा, फिर पूरा चक्कर लगाया, फिर 5 सेकंड बाद यहीं, पूरा चक्कर 5 सेकंड बाद यहीं। तो यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आपका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये टी हो गया। आवृत्ति को एफ से दिखाते हैं, आवर्तकाल से को टी से दिखाते हैं। एफ बराबर होता है 1/t। ये एक रिलेशन है जो स्टैंडर्ड है। तो अब आवर्तकाल और कोणीय वेग में क्या संबंध है ये जान लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु आपकी वृत्ताकार पथ पर चल रही है और उसका आवर्तकाल t है, यानी कि एक चक्कर में लिया गया समय, मान लीजिए आपकी कोई वस्तु एक कांस्टेंट यानी कि नियत कोणीय वेग से चल रही है और उसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो कैपिटल टी है। तो इसका कोणीय वेग क्या होगा? तो एक चक्कर में इसने कितना कोणीय विस्थापन किया? 2 पाई का किया। एक चक्कर में इसमें कितने का कोणीय विस्थापन किया? 2 पाई का किया। तो हम लिखेंगे 2 पाई का कोणीय विस्थापन और दिया गया समय क्या है? टी। तो आपका ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी आ गया। और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। टी को हम लिख सकते हैं एफ, जो फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, या बोले एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या। तो आपको ओमेगा का एक और फॉर्मूला मिल गया। अब और क्या हो सकता है ओमेगा में, ये जानते हैं बच्चों। देखिए ओमेगा में और क्या हो सकता है। तो देखें, अगर मान लीजिए कोई आपकी वस्तु n चक्कर प्रति मिनट लगा रही हो, कैपिटल N चक्कर प्रति मिनट लगा रही हो, तो उस परिस्थिति में उसका कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग बराबर देख लेते हैं। कोणीय वेग का परिमाण क्या आता है? कोणीय वेग का परिमाण बच्चों आ जाता है यहां पर आपका, देखिए n चक्कर लग रहे हैं 1 मिनट में, ठीक, या फिर n चक्कर लग रहे हैं 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है? n/60, जो कि क्या हो जाती है 1 सेकंड में पूरे किए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो n/60 हो गया। आपको सूत्र पता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो आप लिख देंगे 2 पाई एफ, एफ बराबर n/60। तो आ गया 2 पाई n/60। ये ओमेगा आ गया रेडियन पर सेकंड में। एकदम सिंपल और आसान बात है। अब अगर आपका कोणीय वेग एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या है? क्या दिशा है इसकी? तो बहुत आसान है। यदि वस्तु आपकी घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में घूम रही है ऐसे करके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तब देखें हमें क्या करना है। यदि कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, ऐसे एक वृत्ताकार पथ पे चल रही है, तो उसके चलने की दिशा में हमें उंगलियों को घुमाना है। और जो थंब की दिशा आएगी यानी कि अंगूठे की दिशा आएगी वो ओमेगा की वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो ओमेगा पॉजिटिव हो गया। और देखें बच्चों यहां पर अब मान लीजिए वस्तु इस तरीके से चल रही है, तो आपने क्या करा, वस्तु के चलने की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाया, और जब घुमाया तो
आपका जो वेक्टर आया ओमेगा वो नीचे आएगा, यानी कि अंगूठे की दिशा नीचे की तरफ है, तो ओमेगा आपका लिया जाएगा नेगेटिव। सिंपल बात है, ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा, और जब ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा तो हमें अब ओमेगा की डायरेक्शन पता है, तो ओमेगा की डायरेक्शन हम सीधे हाथ के नियम से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, या लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारे ओमेगा की बातचीत। अब हम जानना चाहते हैं कि ओमेगा और आपका जो है वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन है, दोनों बातें जाननी है। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपका कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध है, यह भी तो जानना जरूरी है। तो इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध, और उसके बाद हम आ जाएंगे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध पे। ठीक, तो इसे नोट करें, इसके आगे की बात करते हैं फिर। आइए बच्चों देखते हैं कोणीय तथा रेखीय विस्थापन में क्या संबंध है, किस तरीके से इस संबंध को देखा जाए। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने कहा एक वस्तु आपकी वृत्ताकार पथ पर चल रही है और किसी बहुत छोटे से समय अंतराल dt में इसका जो कोणीय विस्थापन है वो डी थीटा हुआ है। अब उसकी दिशा कैसे देखोगे, सीधे हाथ के नियम से देखोगे। ऐसे चला तो जो आपके थंब की दिशा है यानी कि अंगूठे की दिशा है, ये आपकी बताएगी कोणीय विस्थापन की दिशा, जो कि ऊपर की तरफ आ गई, डी थीटा वेक्टर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है भाई, आसान बात है यहां तक की। अब आगे सुनो, dr जो है ना ये बहुत छोटा है, dr बहुत छोटा है, इसलिए इसी का पार्ट हो जाएगा, ये आर्क यानी कि चाप का हिस्सा हो जाएगा dr। तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या, ये बड़ा करके दिखा रहा हूं, आपका ये dr वेक्टर ये हो जाएगा, दिस इज योर dr वेक्टर। ठीक है भाई, dr वेक्टर हमें समझ में आ गया। अभी इसका स्थिति वेक्टर ये है, p से q गया, इस p से q जाने में जो इसका कोणीय विस्थापन का परिमाण है वो d थीटा है। ठीक, तो आप देखें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भैया कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध है। तो रेखीय विस्थापन कितना है आपका, dr वेक्टर क्या है आपका रेखीय विस्थापन। अगर मैं बात करूं डी थीटा की, तो ये बराबर कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन है। ठीक, डी थीटा आपका कोणीय विस्थापन, डी आर आपका रेखीय विस्थापन, और आर वेक्टर आपका स्थिति सदिश है। तो इन तीनों में हमें रिलेशन देखना है। तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इस चार चाप के परिमाण की बात करूं तो मैंने कह दिया भाई ये आपका dr है, इस चाप का जो परिमाण है वो मैंने कह दिया dr है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ये dr वेक्टर ठीक का परिमाण बटे चाप हो गया, त्रिज्या कितनी है r वेक्टर का परिमाण, यानी कि इसे स्मॉल r भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लिख दिया बच्चों यहाँ पर स्मॉल r बराबर कोण, आपका कोण कितना है डी थीटा, तो डी थीटा बराबर हो गया आपका dr वेक्टर का परिमाण और r डी थीटा। इस dr वेक्टर के परिमाण को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी बच्चों। क्या समझ में आता है कि यार हमें परिमाण तो पता चल गया, पर दिशा कैसे पता चल रही है। अगर आप देखो r वेक्टर को देखो, ये रहा आपका r वेक्टर, r वेक्टर और dr वेक्टर ये है। तो आप क्या करें, हमें चाहिए r डी थीटा और dr में रिलेशन, वो भी वेक्टर चाहिए क्योंकि सारे वेक्टर हैं, ये भी आपका वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो सब वेक्टर में रिलेशन कैसे आए। यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है गुणा मिल रही है, तो गुणा, दो वेक्टरों की गुणा करना चाहता हूं जिससे मुझे एक वेक्टर मिल जाए, तो वहां पर मुझे करना पड़ेगा क्रॉस गुणन, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में देखो डायरेक्शन का भी मिलता है, तो अगर मैं क्या करूं r क्रॉस डी थीटा करूं,
अच्छा आर क्रॉस डी थीटा ऊपर की तरफ, ये तो नीचे आ गई, लेकिन डी थीटा क्रॉस आर करूंगा तो मुझे डी आर की डायरेक्शन में थंब मिल रहा है। तो यहां पर जो वेक्टर रिलेशन आ जाता है वो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आपका कोणीय तथा रेखीय विस्थापन में संबंध हमने निकाल लिया। अब अगर बात करें वेग की तो क्या संबंध होगा वो भी देखते हैं, पहले इसे नोट करो आप लोग। तो बच्चों देखते हैं कि क्या रिलेशन है। भाई पहले अभी हमने प्रूफ किया डी आर वैक्टर बराबर डी थीटा वैक्टर क्रॉस आर। अब मान लीजिए आपका कोई वस्तु जो है एक समान वेग से, या मैं कहूं एक समान वृत्त पर ही चल रही है, तो इसका जो स्थिति सदिश का जो आपका मैं कहूं परिमाण है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई यहां पर हमें क्या करना है, डी आर वैक्टर बाई डी टी कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, ये इस तरीके से मिलेगा। डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डिवाइड किया है, ये याद रखना। ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और ये आ गया आपका स्थिति सदिश। ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। देखो डायरेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है। कोई अगर वस्तु आपकी एंटी क्लॉकवाइज किसी एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो ओमेगा तो ये हो गया। अब आर इस स्थिति में ये हो गया, तो देखिए क्या ओमेगा क्रॉस आर से गति मिल रही है, इसकी गति की दिशा, यस ओमेगा क्रॉस आर किया, देखिए आप गति की दिशा मिल रही है। तो ये बात सही है। अब आप देखें तो जो v है ना आपका, ये v ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, v आपका स्थिति सदिश के भी परपेंडिकुलर है। स्थिति सदिश ये है, v आपका ये है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है। या हम कह सकते हैं v उस जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है जिसमें ओमेगा आर, मान लीजिए ये ओमेगा है, ये आपका आर है, इस तरीके से। तो v इस दिशा में, तो तीनों एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो देखें इसे। तो बच्चों ये है आपका कोणीय तथा रेखीय वेग में संबंध। आसान है एकदम, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो अब हमने जाना कोणीय तथा रेखीय वेग में संबंध। अब यहां पर जो आपकी ये वेलोसिटी है ये कौन सा है, आपकी इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक कोणीय वेग है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका तात्क्षणिक कोणीय वेग हो गया। बाकी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो ही गई। अब कुछ और टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को जानते हैं, जैसे कि आपका कोणीय त्वरण क्या होता है और किस तरीके से निकालते हैं कोणीय त्वरण, ये भी जानते हैं। तो पहले से नोट कर लो। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते। कोणीय त्वरण के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि क्या है आपका कोणीय त्वरण। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्लीज स्किप मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं स्किप मत करिएगा। आसान रास्ते समझ के गलत रास्तों पे मत चले जाना। जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको आसान रास्ता मिले वो सही रास्ता हो। कई बार आप गलत कंसेप्ट बना लेते हो और बहुत दिक्कत होती है बाद में सवाल करने में। तो मेरी आप लोगों से बच्चों ये गुजारिश है, प्लीज सारे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। कोणीय त्वरण तैयार रहना, कॉपी पेन लेके। जय हिंद।